नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का सिलेबस देख लिया, मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस देख लिया। आज हम आधुनिक इतिहास का सिलेबस देखेंगे और उसमें हमें कौन से टॉपिक पढ़ने उसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जो आधुनिक इतिहास है उसकी शुरुआत को लेकर या समय को लेकर काफ़ी इतिहास का अलग अलग मत देते हैं। वो इतिहास का क्या मत देते हैं आज उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। फिर हम अपना आधुनिक इतिहास के अंतर्गत कौन सा टॉपिक है वो पढ़ने उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आधुनिक इतिहास का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। आधुनिक का मतलब क्या होता है? आधुनिक का मतलब होता है नया, या कह सकते हो नवीन। वो नया किस में हो सकता है? कोई नया विचार हो सकता है या कोई विचार की धारा हो सकता है। और किस में हो सकता है? किसी शिक्षा में हो सकता है, या व्यवसाय में हो सकता है, किसी प्रशासन में हो सकता है, किसी अर्थव्यवस्था में हो सकता है, किसी धर्म में हो सकता है, किसी समाज में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक का मतलब होता है नया। नया आपके क्या हो सकता है? नया कह सकते हो या नवीन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ परिवर्तन होना। वो किस में हो सकता है? किसी विचार में परिवर्तन हो सकता है, या फिर किसी विचारधारा में परिवर्तन हो सकता है। और वो किस में परिवर्तन होगा? वो नया नवीन परिवर्तन किसी विचारधारा नहीं हो सकती, या कोई विचार नया हो सकता है। वो किस में हो सकता है? आपकी शिक्षा में हो सकता है, आपके व्यवसाय में हो सकता है, आपके अर्थव्यवस्था में कुछ नया परिवर्तन हो सकता है, या आपके प्रशासन में, या राजनीति में, या किसी समाज में नया परिवर्तन हो सकता है। तो मतलब आधुनिक का क्या हो गया? नया या नवीन, या कुछ परिवर्तन होना। वो परिवर्तन किसी विचार के माध्यम से हो सकता है या विचारधारा के माध्यम में हो सकता है। किस में हो सकता है? आपकी शिक्षा में हो सकता है, अर्थव्यवस्था में हो सकता है, आपके व्यवसाय में हो सकता है, और प्रशासन में हो सकता है, या राजनीति में हो सकता है, समाज में हो सकता है। तो भारत में कुछ नया या नवीन या परिवर्तन कब होगा? तब जब भारत में कुछ नए व्यक्ति आएंगे, या किसी बाहरी देश से कुछ व्यक्ति आएंगे और अपने देश के विचार, व्यवसाय, शिक्षा में अपने भारत में लाएंगे। तब कुछ इतिहासकार कहते हैं जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तभी आधुनिक इतिहास की शुरुआत होगी, क्योंकि वो अपने समाज के विचार, अपने धर्म, अपनी व्यवसाय करने की नीतियां वो भारत में लेके आए थे और अपने हिसाब से वो परिवर्तन करने लगे। तभी भारत में इसका प्रभाव पड़ा। तो इतिहासकारों का मत है कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई तभी भारत में आधुनिक इतिहास का शुरुआत हुई। तो पहला तो इतिहासकार समय मानते हैं कि जब भारत में यूरोपीय कंपनियां आई तभी भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, फिर हम पुत्र हुए वो सत्ता में आए, जिसे हम उत्तरकालीन मुगल शासक के नाम से टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें आपके 11 शासक हुए, बहादुर शाह, चादर शाह, फरूख सिंह, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, जहांगीर। तो जो ये शासक बने वो कमजोर शासक साबित हुए। उनके दरबार में गुटबंदी की राजनीति होने लगी और इन गुटों का सब अपने स्वार्थ पे लगे हुए थे। तो फिर कुछ राज्य अपना खुद का अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाने लगे। तब इतिहासकार कहते हैं कि जब उत्तरकालीन मुगल शासक जो कमजोर शासक साबित हुए तब से भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो गई। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब भारत में यूरोपीय कंपनी आई, फिर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, फिर आपस में इन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा होने लगी। इसमें आपके पुर्तगाल, डच, अंग्रेजों में आपस में प्रतिस्पर्धा हुई और इन कंपनियों में सर्वोच्च जीत के ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपनी अंग्रेजी कंपनी, सर्वोच्च सत्ता में आई। फिर अंग्रेजी कंपनियां और उसमें तत्कालीन राजाओं और बंगाल के नवाबों के मध्य युद्ध हुआ,
जिसे हम 1757 प्लासी का युद्ध कहते हैं। फिर इसके बाद 1764 में आपके बक्सर का युद्ध हुआ। ये युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और इसी के तहत राजाओं को इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इस तरह भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का अधिकार होने लगा, ब्रिटिश क्षेत्र बढ़ने लगा। तब इतिहासकार कहते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। पर कुछ इतिहासकार कहते हैं जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ भारत में? जब 1857 का विद्रोह हुआ। भले ही वो असफल हो गया परंतु उसके बाद राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय का मतलब है कि अपने राष्ट्र के लिए सोचना। जब लोगों को लगा कि अंग्रेज बाहरी व्यक्ति है, हमारे देश में आके हमसे धन लूट के अपने देश में लेके जा रहे हैं, तब लोगों को लगा कि ये देश तो हमारा है। तब राष्ट्र के लिए सोचना, राष्ट्र के लिए बात करना, राष्ट्रवाद की भावना। तब मानते हैं कि जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ कब 1857 के विद्रोह के बाद, तब भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई। तो अलग अलग इतिहासकार इसके समय को लेकर मानते, पर एग्जाम में ऐसा कभी प्रश्न नहीं आएगा कि आधुनिक इतिहास का समय क्या है। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए कहा है। पर हमें आधुनिक इतिहास के अंतर्गत कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो मैं ना तो सबसे पहला आता है आधुनिक इतिहास का अर्थ, या हम कह सकते परिभाषा। आधुनिक इतिहास का अर्थ या परिभाषा वो मैंने आपको बता दी। दूसरा आता है आपके यूरोपीय कंपनियां, जिसमें आपके पुर्तगाल, डच, अंग्रेज ये कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के उद्देश्य से। किस तरह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, कैसे इन कंपनियों में अपनी खुद की प्रतिस्पर्धा हुई और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च सत्ता में जीत के सत्ता में आई। इन कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फैक्ट्रियों के बारे में पढ़ेंगे, इन कंपनियों के जो प्रमुख गवर्नर जनरल है उनके बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार की नीति से लेके आई थी इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके उत्तरकालीन मुगल शासक औरंगजेब के पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, उसके बाद जो 11 शासक बने जिसे हम उत्तरकालीन मुगल शासक कहते हैं, जो कमजोर साबित हुए। उनके बाद में जो उनके जो राज्य थे, जैसे कि औरंगजेब ने बहुत अपने राज्य का विस्तार किया था, धीरे धीरे वो राज्य रियासतों से अलग होने लगे। तो उन छोटे छोटे या क्षेत्रीय रियासतों का भी हम इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें आपके क्षेत्रीय रियासतों में से आप इसमें आपके अवध, बंगाल, आपके मैसूर, इन रियासतों के कौन से राजा हुए, कैसे अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष हुआ, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर 1857 का विद्रोह, कैसे 1857 का विद्रोह हुआ, कौन से कारण थे और 1857 का विद्रोह का विस्तार कहाँ तक हुआ था, किसने क्रांतिकारियों का साथ दिया, कैसे वो असफल हुआ, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपके कुछ आदिवासी जनजाति या उच्च क्षेत्रीय आंदोलन हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे कि जो ये आंदोलन हुए, इनका विस्तार कहाँ तक था, इनका क्षेत्र कहाँ पर था और कौन से व्यक्ति इन आंदोलनों के साथ जुड़े हुए थे। मुख्यतः हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर
भारत में क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी और इसी को देखते हुए आपके अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की। अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि कांग्रेस संस्था लोगों की मांगों को तो सुने, परंतु उनका कुछ निर्णय नहीं ले, कुछ मत नहीं दे, सुन ले, सिर्फ इतने ही है। फिर धीरे धीरे भारतीय व्यक्ति जुड़ने लगे और कांग्रेस एक बड़ी संगठन के रूप में देखने को मिलती। फिर हम कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, कांग्रेस के जो प्रमुख हुए अधिवेशन उनके बारे में देखेंगे। इसमें आपके 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 तक जो आपके उदारवादी चरण चलता है, इसमें जो प्रमुख घटनाएं हुई उन प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो अगला चरण आता है आपके उग्रवादी चरण 5 से 1919 तक उग्रवादी चरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके बंगाल विभाजन हो गया, आपके कांग्रेस में का सूरत अधिवेशन हो गया, आपके दिल्ली दरबार हो गया, कुछ पार्टियों की स्थापना हुई या कुछ क्षेत्रीय कुछ आंदोलन हुए। इनमें जो प्रमुख घटनाएं हुई 1905 से लेकर 1919 तक, उन प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला चरण आता है आपके गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1948 तक कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के चंपारण में जो आंदोलन हुए, खेड़ा असहयोग आंदोलन, जो ये आंदोलन हुए उन आंदोलन में पढ़ेंगे। कौन सी जो आपने पार्टियां स्थापित हुई वो पढ़ेंगे। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। फिर आपके माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली, इसके बारे में बात करेंगे। मुख्यतः हम 1919 या से लेकर 1947 तक जो प्रमुख घटनाएं हुई, एक वाइज टॉपिक वाइज कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं। कैसे 1919 में कौन सी घटनाएं हुई, 1920 में कौन सी घटनाएं, 1921 में कौन सी घटनाएं, 1922 में कौन सी घटनाएं, इनमें बांट के पढ़ते हैं। तो मुख्यतः कांग्रेस की विभाजन, कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण में प्रमुख घटनाएं पढ़ते हैं। फिर 1905 से 1919 तक आपके उग्रवादी चरण में जो घटनाएं हुई वो पढ़ते हैं। फिर 1919 से 1948 तक गांधीवादी चरण में कौन सी घटनाएं हुई, कैसे देश को माउंटबेटन योजना के तहत आजादी मिली, मुख्यतः ये पढ़ते हैं। फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। उनकी जो स्थापित की गई संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, समाज में कुछ बुरे या व्याप्त हुई, उनको दूर करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने अच्छे कार्य किए, कुछ महिलाओं ने अच्छे कार्य किए, उनके बारे में पढ़ते हैं। आंदोलन में इसमें आपके प्रमुख महिलाएं, पुरुष और कुछ संस्था स्थापित हुई, इन संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर भारत में जो रियासतों का एकीकरण किस प्रकार किया, भारत में 564 रियासतें थी, इन रियासतों का एकीकरण किस प्रकार किया, रियासतों का एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। मोटे तौर पे ये आपके आधुनिक इतिहास का सिलेबस है और इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ने पड़ते हैं। फिर आपके जो प्रमुख तथ्य आ जाते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर जो आधुनिक इतिहास के प्रश्न आए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। और मराठों का इतिहास तो हम मध्यकालीन में पढ़ लेते हैं। फिर पेशवाओं का इतिहास लगभग हम इसमें आधुनिक में पढ़ लेते हैं। मराठों में शिवाजी तक तो हम वहाँ पढ़ लेते हैं। मध्यकालीन और पेशवाओं का इतिहास और पेशवाओं का अंग्रेजों के साथ कैसे कौन से संघर्ष हुए उनके बारे में इसमें पढ़ लेंगे। तो मुख्यतः हम आधुनिक इतिहास का मोटे तौर पर सिलेबस ले सकते हैं। सबसे पहले आधुनिक इतिहास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे आगमन हुआ, किस प्रकार कंपनियों में आपस में संघर्ष हुआ, कौन से प्रमुख गवर्नर जनरल है, कौन सी फैक्ट्री स्थापित की, इनके बारे में पढ़ते हैं।
आपके उत्तरकालीन मुगल शासक जिसमें 11वें बहादुर शाह, जाहिर शाह, फिरोजशाह, रफीउद्दौला, रफीउत्तरा, मोहम्मद शाह जहांगीर, अहमद शाह, इन प्रमुख शासकों के जो कार्य किए उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कमजोर शासक साबित हुए, फिर छोटी छोटी रियासतें अपना खुद का अस्तित्व बना दी, इन रियासतों के इतिहास के बारे में पढ़ते, जिसमें अवध हो गया, बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, इनका अंग्रेजों के साथ क्या संघर्ष हुआ, इनके बारे में पढ़ते हैं। आपके 1857 का विद्रोह, कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ, असफल क्यों रहा, कौन से व्यक्ति या क्रांतिकारियों का साथ दिया, इनके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, आदिवासी, जनजाति और क्षेत्रीय आंदोलन हुए, उनके बारे में पढ़ते हैं। 1885 से 1905 तक जो प्रमुख घटनाएं हुई, इसमें हम उदारवादी चरण में देखते हैं। फिर 1952 से 1919 तक उदारवादी चरण में जो घटनाएं हुई वो देखते हैं। 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो देखते हैं। फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, उनमें जो स्थापित की गई संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन जिसमें प्रमुख महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं, प्रमुख पुरुष के बारे में पढ़ते हैं और कौन सी संस्थाएं स्थापित की इनके बारे में पढ़ते हैं। कि कैसे राजस्थान की या कैसे भारत की रियासतों का एकीकरण हुआ, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए वो देखते हैं। तो मुख्यतः हम अगर ये टॉपिक देखते हैं तो हमारा आधुनिक इतिहास पूरा हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको प्राचीन भारत का सिलेबस बता दिया, मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस बता दिया और आधुनिक इतिहास का सिलेबस बता दिया। हम आगे अपना मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करेंगे और जिसमें मध्यकालीन इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक गुलाम वंश वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।